हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हीम टॉक्स। और आज मैं डिस्कस करूंगा एक नया टॉपिक जिसका नाम है व्हेन टू ट्रांसफ्यूज ब्लड प्रोडक्ट्स, यानी कि हमें कब चढ़वाना चाहिए। क्योंकि बीइंग एन हेमेटोलॉजिस्ट सबसे ज़्यादा यदि मुझसे पूछी जाए दिन भर में क्वेरीज आती हैं तो वो इस बात पे आती हैं कि डॉक्टर साहब हमारा हीमोग्लोबिन इतना है, फलाना है, क्या हमें ब्लड चढ़वाना चाहिए, हमारे प्लेटलेट काउंट इतने हैं, क्या हमें प्लेटलेट चढ़वाना चाहिए। तो आइए आज इसी बहुत ही कॉमन इशू पे हम चर्चा करते हैं कि कब हमें ब्लड चढ़वाना चाहिए, कब हमें प्लेटलेट चढ़वाना चाहिए और हमें क्यों बहुत ज़्यादा इन ब्लड प्रोडक्ट्स को नहीं चढ़वाना चाहिए। आइए आज हम इसी पे एक डिटेल चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा ब्लड 3 कंपोनेंट से बना है, एक आरबीसी, एक डब्ल्यूबीसी और एक प्लेटलेट्स। और आज के ज़माने में आज से 35 साल पहले जब हम ब्लड चढ़ाने की बात किया करते थे तो हम कहते थे कि होल ब्लड चढ़ा देंगे, जिसमें कि आरबीसीज भी होते हैं, डब्ल्यूबीसीज भी होते हैं और प्लेटलेट्स भी होते हैं। लेकिन धीरे धीरे ये रियलाइज हुआ वैज्ञानिकों को और रिसर्चर्स को कि जब हम पूरा होल ब्लड चढ़ाते हैं तो जितनी पूर्ति होनी चाहिए हीमोग्लोबिन की और प्लेटलेट की वो एक होल ब्लड यूनिट से नहीं हो पाती थी। तभी कॉन्सेप्ट आया कंपोनेंट थेरेपी का। कंपोनेंट थेरेपी मतलब कि यदि आपका हीमोग्लोबिन कम है तो आप पैक्ड आरबीसी चढ़वाइए, अगर आपका प्लेटलेट कम है तो आप प्लेटलेट चढ़वाइए, आप होल ब्लड मत चढ़वाइए। तो इससे ये फायदा हुआ, सबसे बड़ा जो फायदा हुआ कि जब हमने ये कंपोनेंट थेरेपी की शुरुआत की तो उससे जब हम ब्लड चढ़ाते थे या प्लेटलेट चढ़ाते थे तो जो इंक्रीमेंट होता था चढ़ाने के बाद वो बहुत अधिक होता था रेदर देन होल ब्लड की तुलना में। और दूसरा, रिस्क ऑफ सीरियस रिएक्शंस होने के इंसिडेंट्स बहुत कम होता चला गया। होल ब्लड से रिएक्शंस भी ज्यादा होते हैं और कंपोनेंट थेरेपी से रिएक्शंस भी बहुत कम होते हैं। और आज मेरा मानना यह है कि देश के सारे हॉस्पिटल्स एवं कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में कंपोनेंट थेरेपी की सुविधा उपलब्ध है। यानी कि अगर आपका हीमोग्लोबिन कम है तो कोई आपको होल ब्लड नहीं चढ़ाएगा, आपको पैक्ड आरबीसी चढ़ाएगा। और अगर आपका प्लेटलेट कम है तो आपको प्लेटलेट्स चढ़ाएगा, यानी कि आरडीपी या एसडीपी चढ़ाएगा, रैंडम डोनर प्लेटलेट्स एवं सिंगल डोनर प्लेटलेट्स। अब आते हैं कि हम किन कंडीशंस में कितने हीमोग्लोबिन के लेवल पे हमें ब्लड चढ़वाना चाहिए। तो अगर कोई स्टेबल पेशेंट है जिसको दिल की या फेफड़े की कोई परेशानी नहीं है और चलता फिरता आपकी ओपीडी में आया है, आपसे कंसल्ट करने आया है, तो यूजुअली हम लोग हीमोग्लोबिन की मात्रा 7 ग्राम पर डेसीलीटर मानते हैं। अगर किसी का हीमोग्लोबिन 7 से नीचे जा रहा है तो हमें तुरंत उसको पैक्ड आरबीसी 1 यूनिट चढ़ाना चाहिए, क्योंकि जब 7 से कम हीमोग्लोबिन हो जाता है तो हमारे हार्ट पे जोर पड़ने लगता है, क्योंकि ब्लड का काम है ऑक्सीजन पहुंचाना बॉडी में। और अगर हम उससे नीचे चले जाते हैं 7 ग्राम पर डेसीलीटर से तो हमारे दिल पे जोर पड़ने लगता है, हमारी सांस फूलने लगती है चलने फिरने में और एवं हमारी दिल की धड़कन भी तेज हो जाती है। इसके विपरीत अगर कोई आईसीयू में पेशेंट है जिसका कि हीमोग्लोबिन तेजी से गिरा है, कोई इन्फेक्शन है या उसका बीपी मेंटेन नहीं हो पा रहा, तो उसमें हम लोग यूजुअली हीमोग्लोबिन की जो मात्रा है वो 8 या 9 के आसपास रखते हैं मिनिमम। क्योंकि जब पेशेंट को कोई इन्फेक्शन होता है या उसका बीपी फॉल होता है तो उसको ज्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, तो उस क्षण हमें हीमोग्लोबिन का जो थ्रेशोल्ड है चढ़ाने का वो थोड़ा सा ऊपर करना पड़ता है। वो यूजुअली हम 8 ग्राम से ऊपर ही हीमोग्लोबिन मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। और साथ ही ये भी चेक करते रहते हैं कि बॉडी में कहीं से ब्लड लॉस ना हो रहा हो। अब आइए जानते हैं प्लेटलेट्स के क्या थ्रेशोल्ड है। प्लेटलेट सबसे इम्पोर्टेंट कहना चाहिए कंपोनेंट है हमारे ब्लड का, क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्लेटलेट्स हमारी शरीर में ब्लीडिंग रोकने का काम करते हैं। अगर किसी के प्लेटलेट्स बहुत नीचे चले जाते हैं तो ब्लीडिंग होने की रिस्क बहुत अधिक बढ़ जाती है। लेकिन कम प्लेटलेट्स का कम होना एक थ्रेशोल्ड से डिसाइड होता है। मेरे मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं यदि किसी को कह रहा हूं कि सीवियर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, यदि सीवियर उसका प्लेटलेट कम है तो इसका यानी मतलब है कि उसका प्लेटलेट काउंट 20,000 से नीचे चला गया है। तो यूजुअली हम लोग प्लेटलेट्स खाली सीवियर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में ही चढ़ाते हैं। मतलब कि अगर किसी का प्लेटलेट 50,000 है, 60,000 है, 50,000, 60,000, तो यूजुअली हम प्लेटलेट चढ़ाना अवॉइड करते हैं और हम लोग सीरियल मॉनिटरिंग करते रहते हैं। अब
प्लेटलेट गिरने की जो गति होती है वो हर बीमारी में डिफरेंट होती है। अगर आप कुछ बीमारियां ऐसी हैं जैसे कि ITP, आप लोगों ने नाम सुना होगा, इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, जिसमें कि प्लेटलेट बहुत तेजी से गिरते हैं। जैसे एक दिन पहले किसी इंसान का प्लेटलेट 50,000 होगा और अगले दिन ही वो 10,000 से भी नीचे चला जाएगा। उसके विपरीत अगर हम किसी और कंडीशन जैसे कि इन्फेक्शन की वजह से यदि किसी का प्लेटलेट गिर रहा है तो वो प्लेटलेट 50,000 से पहले 40,000 आएगा, फिर 30,000 आएगा, धीरे धीरे गिरता है। तो यूजुअली कारण डिसाइड करता है कि हमें कितना एग्रेसिव प्लेटलेट चढ़ाने में होना चाहिए। लेकिन मोटे तौर पे अगर डॉक्टरों से पूछा जाए कि कितने थ्रेशोल्ड पे प्लेटलेट चढ़ाना बिल्कुल मुनासिब है, तो वो है 20,000। 20,000 एक इसलिए थ्रेशोल्ड बनाया गया है क्योंकि जो रिस्क ऑफ ब्लीडिंग है वो 20,000 के नीचे ही प्लेटलेट गिरने के बाद बहुत स्टीपली बढ़ती है। यानी कि आपके यदि 20,000 से कम प्लेटलेट चले गए हैं तो कहीं से भी ब्लीडिंग आपको शुरू हो सकती है, चाहे नाक से, पेट से, लैट्रिन में, पखाने में आपके ब्लड आ सकता है। और ये सारे प्रॉब्लम्स को ब्रेन में, आपके CNS में भी ब्लीडिंग हो सकती है। तो इसलिए 20,000 से नीचे हम लोग कोशिश करते हैं कि प्लेटलेट्स ना जाएं और जल्द से जल्द मरीज को एडमिट करके हम RDP और SDP चढ़ाएं। RDP और SDP भी दो डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेटलेट्स होते हैं। RDP छोटे पैकेट्स होते हैं प्लेटलेट्स के, जिसमें कि प्लेटलेट की जो इंक्रीमेंट है वो धीरे होता है। तो हम लोग यूजुअली इकट्ठे 4 या 6 पैकेट्स के प्लेटलेट चढ़ाते हैं। और SDP एक सिंगल डोनर प्लेटलेट होता है जिसमें कि एक डोनर स्पेसिफिकली अपने मरीज के लिए डोनेट करता है प्लेटलेट्स को, और उसको हम लोग फेरेसिस करके पूरा बड़ा बैग में इकट्ठा करके उससे प्लेटलेट चढ़ाते हैं। यूजुअली SDP बेहतर होता है RDP से, लेकिन अगर किसी कारणवश आपके ब्लड बैंक में SDP नहीं है क्योंकि आपके पास डोनर नहीं है प्लेटलेट डोनेट करने के लिए, तो RDP भी बहुत अच्छा इमरजेंसी सिचुएशन में काम आते हैं। अगर हम इकट्ठे 4 से 6 RDP चढ़ाते हैं तो उससे भी प्लेटलेट का इंक्रीमेंट या इजाफा अच्छा खासा हो जाता है। तो आशा करते हैं कि इन दोनों चीजों को जान के आप लोगों की थोड़ी नॉलेज बढ़ी होगी, और शायद बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि एक पैनिक सिचुएशन में पड़ जाते हैं जैसे हीमोग्लोबिन या प्लेटलेट्स गिरता है, एवं अननेसेसरीली किसी लोकल छोटी जगह पे जाके प्लेटलेट और ब्लड चढ़वाने की डॉक्टर से जिद करने लगते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा बिल्कुल भी आप लोगों को नहीं करना चाहिए, बिकॉज हमारी बॉडी में भगवान ने इतना स्कोप दिया है कि हम अननेसेसरीली अपने बॉडी को, अगर हम ब्लड या प्लेटलेट चढ़ाते हैं तो रिस्क ज्यादा है रेदर देन फायदे के। अब रिस्क क्या है? रिस्क, सबसे बड़ी जो रिस्क होती है वो है ब्लड प्रोडक्ट से इन्फेक्शंस पास ऑन होते हैं, जैसे हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, HIV, कई सारे इन्फेक्शंस ब्लड प्रोडक्ट से ही एक जने से दूसरे जने में जाते हैं। तो अगर हम बहुत ही केयरलेसली ब्लड चढ़वा रहे हैं किसी भी सेंटर पे जस्ट बिकॉज पैनिक होने की वजह से, तो हमें वो बिल्कुल अपनी प्रैक्टिस को रोकना चाहिए। साथ ही ब्लड प्रोडक्ट्स के साथ रिस्क एक एलर्जिक रिएक्शन की भी होती है, क्योंकि सारे ब्लड प्रोडक्ट्स में प्लाज्मा प्रोटीन होता है, और जब भी हम ब्लड चढ़वाते हैं तो किसी को भी चिल्स एंड राइगर्स या दधोरे पड़ना, चेहरा लाल पड़ जाना, कोई भी एलर्जिक रिएक्शन उसको हो सकता है। तो अगर वो सेंटर जहाँ पे आप ब्लड चढ़वा रहे हैं वो बहुत अच्छी तरह इक्विप्ड नहीं है तो आप मुसीबत में भी फंस सकते हैं। तो आशा करते हैं कि इससे आपकी जानकारी कुछ बड़ी होगी और आप भविष्य में किसी भी इस ब्लड प्रोडक्ट से रिलेटेड किसी भी गलती को करने से पहले सोचेंगे। नमस्कार।